Let me start the meeting. So, good evening everyone. I hope everyone is fit and fine. आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम प्रदीप है, डॉक्टर अमिता इस एकेडमी से, और हमारे साथ आज नीपा मैम है। और नीपा मैम हैज हर ओन इंस्टीट्यूट, नाइस इंस्टीट्यूट, और मैम गुजराती लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं और हजारों हजारों बच्चों को मैडम मदद कर चुकी हैं। और आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जो लास्ट सेशन में जुड़े थे। तो जीपीएससी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उस हिसाब से ये सिर्फ लैंग्वेज का ही चैलेंज नहीं है, परंतु स्ट्रक्चर का, कंटेंट का भी चैलेंज बन गया है। इवन गुजराती कैंडिडेट स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप एक एक्सपर्ट से एडवाइस लें और अपना जो सिलेक्शन है वो इंश्योर करें। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मैम। मैम आपका स्वागत है। थैंक और यू सर। तो लास्ट टाइम हमने इनफॉर्मल लेटर देखा था। तो बिफोर वी स्टार्ट आप थोड़ा सा अगर कुछ बताना चाहते हैं बच्चों को तो आप यू मोस्ट वेलकम। और जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं प्लीज कैमरे पे आए, मेरा रिक्वेस्ट है। कैमरे पे आने से आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इट शोज दैट यू आर पेइंग अटेंशन। इट या दैट्स ग्रेट। आदित्य आ गए हैं, है ना। तो हम तो ये मीटिंग रेगुलरली करते हैं और ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीवन टू शो योर फेस और एनीथिंग। ठीक है, बाकी अगर कंडीशन ऐसी है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ओवर टू मैम। दैट्स ग्रेट। चलिए, थैंक यू सर। नमस्कार। गुजराती लैंग्वेज के सेशन में हमने लास्ट टाइम इनफॉर्मल लेटर की बात की थी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि गुजराती लैंग्वेज का एक जो डर है आपके हमारे जहन में, कहीं ना कहीं वो गुजराती लैंग्वेज जो है ना, उसका एक डर बैठ गया है। तो आप डर निकाल दो। कॉन्फिडेंस से आपको काम करना है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखने के लिए हम सब लोग आपके साथ में हैं। सर है, दूसरे वहां से जो भी है वो है, मैं हूं। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस बना रहा तो डेफिनेटली आप ये क्वालिफाइंग वाले पेपर में, मैं मुझे इतना ट्रस्ट है कि आप कर पाओगे। कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमें, अगर हम कॉन्फिडेंस से काम नहीं करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस है वो हमें मात दे रहा है। तो सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस रखो, आप कर पाओगे। आपको जहां पे भी जरूरत है, प्रदीप सर है, अमित सर है, मैं हूं, हम सब लोग आपके साथ हैं। ठीक है। अब लास्ट टाइम में हमने इनफॉर्मल लेटर एक डिस्कस किया था। इनफॉर्मल लेटर, जैसे मैंने बोला था कि पिछले काफी टाइम से जीपीएससी है वो एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर ही पूछ रही है। बट हमें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए फॉर्मल लेटर भी कर लेने चाहिए। तो आज नेक्स्ट जहां से हम छूटे थे, जहां पे हमने रख दिया था, वहां से हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम फॉर्मल लेटर की तरफ अपना जो फॉर्मल लेटर वाली बात है वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। सर दिखा है ना? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए। फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर माने औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। देखिए, फॉर्मल लेटर में लिखते समय हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? ऐसी कौन सी चीज है जिसका हम ये ध्यान में ध्यान में रखना चाहिए
तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है लैंग्वेज। फॉर्मल लेटर में हम कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे? मान्य भाषा। हमारा ये जो पेपर है, फॉर्मल लेटर जो है, वो हमें मान्य भाषा में लिखना है। मान्य भाषा का मतलब क्या हुआ? जो लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेटिव, जो बोलते हैं स्ट्रक्चर, वहां पे यूज हो रही है, जो लैंग्वेज है वो न्यूज़पेपर में यूज हो रही है। और कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो हमें नोवेल या जो भी लिटरेचर है वहां पे देखने को मिलती है, वो है मान्य भाषा। लिखते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि हम अगर एक ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं तो लिखने की एक आर्ट होनी चाहिए। मतलब आपका कोई फ्रेंड है, वो सपोज ऑफिसर बन गया है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको अगर कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये लिख देंगे कि तने खबर नहीं पड़ती, तारे आ काम करी आपू छू। वो नहीं बोल सकते, वो नहीं लिख सकते। ये एक ऐसी बात है। इस बात के लिए थोड़े टाइम पे यहाँ पे एक थोड़ा इश्यू भी हुआ था। जैसे कहीं पे एक चीज वायरल हुई थी, एक ऑडियो वायरल हुआ था कि एक जो फ्रेंड है वो अपने दूसरे फ्रेंड जो ऑफिसर बन गए उनको कोई काम के लिए कॉल करते हैं। अब जो ऑफिसर बन गए उन्होंने ऐसा क्लियरली बोला, वो जो ऑडियो वायरल हुई थी और वही चीज न्यूज़पेपर में भी आई थी कि आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए अभी मैं ऑफिसर हूँ। चलिए, उनको नहीं पता होगा, उन्होंने वो लहजे में बात की, बट हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जब लेटर लिखे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम फॉर्मल वे में जा रहे हैं। तो हमें ये जो लेटर है उसकी जो लैंग्वेज है उसमें फॉर्मल बातें लिखनी है। जैसे क्या ऐसी चीज है जो लिखने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं आपको, फॉर्मल लेटर में मोटे तौर पे क्या क्या, किस किस चीज के फॉर्मल लेटर लिखे जाएंगे? मांगनी, फरियाद और विनंती। ठीक है, मैंने मांगनी लिखा है, ये आप देखना, मैंने क्या लिखा है? मांगनी। अब आप ऐसे मान मत लेना कि मैंने यहाँ पे वो अनुस्वार करना मैं भूल गई हूँ। लोगों के दिमाग में या मन में कहीं आ रहा होगा कि मैम है ना जल्दबाजी में ये अनुस्वार करना भूल गई है। नहीं, ये मैंने नहीं किया हुआ है। अनुस्वार हम जब करेंगे तो जो हम फिजिकल फॉर्म में कोई एक्सपेक्ट करते हैं किसी चीज को, कि भाई अगर हम ग्रांट एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तो वो फिजिकल फॉर्म हो गया। बट हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कचरा है वो कचरे को उठाया जाए, तो वो जो होगी वो ये मांगनी होगी। अगर हम अनुदान की डिमांड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है? ये ध्यान में रखना है कि लिखते समय अगर हम डिमांड किस चीज में कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं तो अनुस्वार लिखेंगे, नहीं कर रहे हैं और कुछ डिमांड कर रहे हैं तो वहां पे अनुस्वार नहीं लिखेंगे। फरियाद माने कंप्लेन, विनंती माने रिक्वेस्ट। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि हमें औपचारिक लैंग्वेज में लिखना है, तो हम क्या क्या लिखेंगे और क्या क्या नहीं लिखेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लिखा जाता है तमें, तमें नहीं लिखना है, आप लिखना है। ठीक है, हिंदी में आप लोग ऐसे बोलते हैं तुम और आप, तुम और आप। तो तुम जो है वो यहाँ पे गुजराती में ऐसा बोला जाएगा तोछड़ी भाषा लागे। तोछड़ी का मतलब શું है? वो थोड़ा, वो लहजा है, वो थोड़ा ऐसा होगा कि हम किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट वाली बात करनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको लिखना है आप, नहीं के तुम। ठीक है,
फिर और चीज क्या ध्यान में रखनी है? तड़पदा शब्दों ना आवे। अब तड़पदा मतलब क्या हुआ? हम लोग मान लो कि अपनी ग्रामीण संस्कृति में जो भी वर्ड है वो प्रयोग में ला रहे हैं, उस प्रकार के वर्ड हमें यहाँ पे नहीं लिखने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मल लैंग्वेज लेनी है। और मोटे तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंटर होता है, जैसे यहाँ अभी गुजरात में एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर है अहमदाबाद और गांधीनगर, तो ये मान्य भाषा यहाँ पे जो चल रही है उस हिसाब से, नहीं कि वो आप जहां से बिलोंग कर रहे हो वहां का कुछ के कुछ वर्ड आ जाए तो चलता है, बट लिखने में थोड़ा ये ध्यान में रखना है। इससे और एक चीज ये भी पता चलेगी, किसी को आपके रीजन के बारे में पता नहीं चलेगा। आप कौन से स्टेट से हो, कौन से क्षेत्र से, किसी को नहीं पता चलेगा। अगर जो आप लिख पा रहे हो लैंग्वेज जो है लिखनी है, अगर आप ये जो मैनेज कर लेते हो ना आपके पूरे पेपर में, मैं एक बात बता दूं, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप अदर स्टेट से हो। तो ये थोड़ा है, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आप लोगों की कहाँ गलती हो रही है वो भी मुझे पता है, उसके लिए भी मैं जैसे अभी बताती हूँ। गलती कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे आप लोग नो की जगह नो लिखते हो और नो की जगह पे नो लिखते हो। जैसे ये आपने लिखा भारत नो विकास, वो जो पेपर चेकर है ना उनको पता चल जाएगा कि आप गुजरात से नहीं हो। विकास और भारत, ये दोनों को जोड़ना है। ठीक है। अब दोनों को जोड़ने के लिए हमने ये अनुक का प्रयोग किया है। तो ये पता होना चाहिए क्या ये पुल्लिंग है, क्या ये स्त्रीलिंग है, या क्या ये थर्ड जेंडर है। तो ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए नो आएगा। भारत नो विकास, भारत ना नागरिकों ने आभारी। ठीक है। दूसरी एक चीज और मैं बताऊं संपूर्ण गुजराती के लिए, सेंटेंस है वो थोड़े छोटे छोटे लिखने हैं, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि एस्पिरेंट क्या करते हो, कंजक्शन जिसको हम संयोजक बोलते हैं, उसको जोड़ जोड़ के इतने इतने लंबे लंबे सेंटेंस बनाते हैं कि काफी बार ऐसा होता है कि 4 या 5 सेंटेंस का एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। फुल स्टॉप वाली गाड़ी आती ही नहीं है, फुल स्टॉप कहीं होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, शॉर्ट सेंटेंस लिखने हैं। कोई अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, सिंपल सेंटेंस लिखो आप, है ना। अलंकारिक भाषा जहां आपको यूज करनी है वो वहां मैं बोलूंगी। यहाँ पे अगर आप अलंकारिक भाषा यूज करोगे ना तो आपकी लैंग्वेज में जो है वो एक चमक आएगी, आपकी लिखावट में एक चमक आएगी। ठीक है। अब आप वापिस पत्र लेखन वाली बात पे आगे बढ़ते हैं। जैसे हम औपचारिक पत्र की बात कर रहे हैं, औपचारिक पत्र में डिमांड, कंप्लेन और रिक्वेस्ट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। औपचारिक जो पत्र है उसका फॉर्मेट क्या होगा? ये जैसे मेरी आंसर कॉपी है। ठीक है।
यहाँ पे सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, ठीक है। अ ब क अब मान लो कि ये जो लेटर है वो मैंने ये पर्सन है, पर्सन से, पर्सन लिखा जा सकता है फॉर्मल लेटर, पर्सन से ऑर्गेनाइजेशन को लिखा जा सकता है फॉर्मल लेटर, और पर्सन से गवर्नमेंट को भी लिखा जा सकता है फॉर्मल लेटर। मोटे तौर पे सब लोग ऐसा मानते हैं कि पर्सन से पर्सन है वो इनफॉर्मल है। ऐसा नहीं है। जीपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ભારતમાં વર્તમાન સમયમાં આપવામાં આવી રહેલા ભાષણોના પરિણામે સાંપ્રદાયિક તણાવ વધી રહ્યો છે। આ અંગેની ચિંતા વ્યક્ત કરતો અંગત પત્ર प्रधानमंत्री भारत सरकार ने लखो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो भी स्पीच आ रही है वो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए बढ़ावा दे उस तरह से हो रही है। तो आप जो उससे क्या बोलते हैं कि आपको चिंता हो रही है, तो आप अपनी चिंता जाहिर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक पर्सनल लेटर लिखें। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो हमारे मित्र तो है नहीं, वो एक ओहदे पे बैठे हैं, ठीक है, भले ही कितना भी नजदीक वाला वो हम हमारा उनके साथ रिलेशन हो, बट अभी वो कहीं एक पोस्ट पे है, तो हम वहां पे वो फॉर्मल वाली बात नहीं, इनफॉर्मल वाली बात नहीं कर सकते। तो वो हो गया व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल लेटर जो है उसमें क्या चीज होनी ही चाहिए। एक तो है प्रति, है ना, प्रति इंग्लिश में होता है टू, तो दूसरा आगे आगे सब्जेक्ट यानी कि विषय। ये दोनों चीज फॉर्मल लेटर में होनी ही चाहिए, ठीक है। एक और बात आपको नोट करनी होगी, प्रति के बाद मैंने यहाँ पे कोमा किया हुआ है। अगर आप कोमा नहीं करते हो प्रति के बाद तो वो गलत गुजराती मानी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, इंग्लिश में हम टू के बाद कोमा नहीं करते, बट यहाँ पे प्रति के बाद कोमा करना है, ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रति, अब वही चीज ले लेते हैं प्रधानमंत्री श्री को जो लेटर लिखा गया था। प्रधानमंत्री श्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है, भारत सरकार। अब जैसे अभी प्रधानमंत्री कार्यालय का नामकरण चेंज हो गया है, कर्मभूमि शायद हो गया है, ठीक है, तो जो भी नाम रखा गया है वो आप वहां पे लिख सकते हो। ये हुआ पर्सन टू पर्सन। अब पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन, सेम चीज, प्रति तो आएगा ही आएगा। ऑर्गेनाइजेशन मानी हम एक संस्था मानते हैं, तो संस्था में हम डायरेक्ट नहीं लिखते, संस्था को कोई, संस्था का कोई हेड होगा, तो हम ऐसा मान के लिख रहे हैं कि वहां पे प्रमुख है, प्रमुख श्री,
च छ ज। अब आगे बढ़ते हैं। पर्सन टू डिपार्टमेंट प्रति, मान लिया हम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी को लिखते हैं सचिव श्री। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं, मान लीजिए समाज कल्याण विभाग। अब गुजरात कोई भी स्टेट है तो डिपार्टमेंट होगा, मगर सोशल वेलफेयर अगर आप मंत्रालय लिखते हो तो फिर वो भारत सरकार आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा संबोधन यानी कि सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में कोई भी किसी को भी हम लेटर लिख रहे हैं, आदरणीय साहेब। ये इसलिए मैंने साहेब के सब में लिखवाया है। पर्सन के सामने एनजीओ के जो हेड होंगे वो भी बड़े होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी बड़े होंगे, और कोई भी ऐसा इंसान जिस जो हमसे बड़ा है तो हम वो क्या बोलते हैं कि उनको सर लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर जो लिखते हैं हम इंग्लिश में, वही है आदरणीय साहेब श्री। फर्स्ट पैरा, फर्स्ट पैरा है, वहां पे प्रश्न विषय अंगे प्राथमिक माहिती। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन आप बेसिक इंफॉर्मेशन दोगे तो लेस सेंटेंस क्या बनता है, ઉપરોક્ત વિષયના अनुसंधाનમાં जणावવાનું के। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख भी दूं, पर एक चीज और है, जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ एक एस्पिरेंट जो है वो गुजराती मीडियम से नहीं है तो उनको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने ये नोट किया है गुजराती लैंग्वेज में एक गलती वो भी हो रही है उन लोगों से जो आपको नहीं करनी है, वो भी अब धीरे धीरे वो जो गलती है वो हटा रहे हैं। मैं जैसे बोलती हूँ पैराग्राफ, अब पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़नी है। जब भी पैराग्राफ शुरू होगा आपका, क्योंकि अभी हमारा क्या है कि हम लोग वो पूरा इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हम पैराग्राफ यहाँ से शुरू कर देते हैं। बट गुजराती आप जब लिख रहे हो, गुजराती लैंग्वेज का पेपर जो आप लिख रहे हो, तो ये ध्यान में रखना है कि आपको पैराग्राफ जो है वो थोड़ी जगह छोड़ के लिखना है। ठीक है, चलिए। अब लिखते हैं उपरोक्त विषय अन्वय अनुसंधान, अन्वय भी लिख सकते हो, अनुसंधान में भी लिख सकते हो।
अब मान लो कि ये दोनों वर्ड आपको थोड़े टफ लग रहे हैं, उपरोक्त विषय संदर्भ रेफरेंस है ना, तीन में से कोई भी वर्ड को जणावવાનું के। अब गलती कहाँ हो रही है वापस मैं वो बताऊंगी। मोटे तौर पे ऐसा होता है, यहाँ पे गुजराती मीडियम में ये होता है कि जैसे ही के आया न, यहाँ पे वो कोमा कर दिया जाता है। देखिए कोमा हमें तब करना है कि जब हम वहां पे आगे सेंटेंस में वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, पॉज ले रहे हैं। बट यहाँ पे हम पॉज नहीं ले रहे, कोम कंटिन्यू ही कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कोमा करने की जरूरत नहीं है। ઉપરોક્ત વિષય અન્વય અનુસંધાનમાં સંદર્ભે જણાવવાનું કે હું વિસ્તારનો રહેવાસી છું, ठीक है। अब ये एक चीज ध्यान में रखना, मैंने जो ब्लैंक वो ब्रेक छोड़ा है, तो वहां पे आपको अपना एरिया मेंशन नहीं करना है। मोटे तौर पे ऐसा लिख दो आप, हम्म क ख ग विस्तारનો રહેવાસી हूँ। वहां से क्या होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये है जनरल। मान लो कि आप गवर्नमेंट को लेटर लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे? जय भारत साथे उपरोक्त विषय अन्वये अनुसंधाનમાં अथवा संदर्भे સવિનય જણાવવાનું છે। પછી આગળનું બધું જ એમને ઉપર મુજબ, ठीक है। ये पता है आपने क्या किया? ये जो सेंटेंस है ना, जय भारत साथे, वो गवर्नमेंट में हम जब लेटर लिखते हैं तो यही पैटर्न पे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर आप फर्स्ट पैरा में क्या लिखोगे आगे? मैंने क्या लिखा है? आप पैराग्राफ में मूल विषय નો उल्लेख करो। अगर आप कंप्लेन करने के लिए लेटर लिख रहे हो तो लिखो, આ બાબત અંગે હું આવી ફરિયાદ કરી રહ્યો છું અથવા કરી રહી છું। આ બાબત અંગે હું આવી માગણી કરી રહ્યો છું અથવા કરી રહી છું, है ना। આ બાબત અંગે હું આવી વિનંતી કરી રહ્યો છું अथवा કરી રહી છું। जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो आपको पहले ही पैराग्राफ में वहां पे दिखा देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दू मेंशन क्वेश्चंस सब्जेक्ट, भले ही आपने ऊपर लिख दिया फिर भी, ठीक है। मैम ये तो सेकंड पैराग्राफ हो गया ना, पहला तो हमने वो भारत सरकार को संबोधित कर रहे थे वो था ना। सुनिए सुनिए सर, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। हम्म। ये पहला ही पैराग्राफ है,
पहले पैराग्राफ में मैं आपको पूरा पैराग्राफ बना के बताती हूँ, आप लोग को लिखना हो तो लिख लेना। मान लो कि पहला पैराग्राफ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को लिख रहे हैं, तो जय भारत साथे उपरोक्त विषय अन्वये जणाववानुं के હું ક ખ ગ વિસ્તારનો રહેવાસી છું, फुल स्टॉप। वहां पे पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसी सेंटेंस में उसी पैरा में हम आगे लिखेंगे, છેલ્લા 15 દિવસથી અમારા વિસ્તારમાં કચરો ઉઠાવનારી ગાડી આવી નથી, ફુલ સ્ટॉप। આ સંદર્ભે હું માગણી કરું છું કે તેનો નિકાલ કરવામાં આવે। ठीक है, तो पहला पैरा क्या हुआ, ये जो है ना जय भारत साथे उपरोक्त विषय में जणाववानुं, वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको बता रहे हैं कि हम कौन है। और दूसरे सेंटेंस में आप लिखोगे कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम क्या कंप्लेन कर रहे हैं। जो हमारा सब्जेक्ट मैटर दिया गया है क्वेश्चन में ही, है ना। तो ये हो गया पहला पैराग्राफ। समझ में आया सब लोगों को? सर क्लियर हुआ ना? अब जैसे आगे वाले पैराग्राफ, बीजो त्रीजो અને चौथो पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। પ્રશ્નના વિષયની વિગતવાર માહિતી। પ્રશ્નના વિષયની વિગતવાર માહિતી। ठीक है, उसमें आप क्या लिखोगे? उसमें आप तथ्य लिख सकते हो, फैक्ट्स जो आपके पास हो, जो भी सब्जेक्ट के लिए। उसमें आप कोटेशन लिख सकते हो, गुजराती में उसको अवतरण बोलते हैं। उसमें आप अपने पास सामान्य अभ्यास का जो भी ज्ञान है जिसको आप रिलेट कर सकते हो वो लिख सकते हो। सामान्य अभ्यास में आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख कर सकते हो, एसडीजी लिख सकते हो, योजना लिख सकते हो आप। भारत सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, ये हो गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैरा। लास्ट पैरा, प्रश्नों विषय ने अनुरूप जो भी प्रश्न क्वेश्चन का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वो जो पैरा है उसको कंक्लूड करना है। जैसे मान लो कि हम जो कंप्लेन कर रहे हैं वो कचरा जो उठाने वाली गाड़ी नहीं आ रही, तो हम इससे लिख सकते हैं, मने आशा छे के आप અમારી આ
चिंता समझो। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि लिखने में हमें क्या ध्यान नहीं रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, एस्पिरेंट ऐसे लिखते हैं, મને આશા છે કે તમે हमारी आ चिंता समझो। ऐसे वर्ड नहीं लिखने हैं। आप हमारी आ चिंता, तमे भी माने यू ही हुआ, आप भी माने यू ही हुआ, बट आप और तमे में डिफरेंस क्या हो जाएगा? आप हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करते भी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उनसे देखिए, ये बातें बहुत छोटी छोटी है, तुम्हें गलत नहीं माना जाएगा, पर आपके पेपर चेकर को पता चलेगा कि क्या आप में वो एक विवेक है, कि आपको पता चल रहा है कि आप जिनको लेटर लिख रहे हो उनके साथ एक प्रोटोकॉल से बात होनी चाहिए, ना कि ऐसे वैसे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए आपको। जिससे क्या होगा कि वो डेप्थ फील होगी उनको हमारे लेटर में। મને આશા છે કે આપ અમારી આ ચિંતા સમજશો। આ બાબતે જલ્દીથી પગલાઓ લો એવી વિનંતી છે। આમ પણ લખી શકાય અને આમ પણ લખી શકાય। આ બાબતે ઘટતું કરવા વિનંતી। આ ઘટતું કરવા વિનંતી આ गवर्नमेंट टर्म છે। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरी जो आप पढ़ते हो, घटतु करवा विनंती। ठीक है, अब जैसे वहां ये भी लिख सकते हैं, आ पत्रनी साथे हूँ अमारा विस्तारना રહેવાસીઓની સહીવાળું એક આવેદન પત્ર જોડી રહ્યો છું। इस लेटर के साथ मैं मेरा जो रेसिडेंशियल एरिया है, वहां के जो रेसिडेंट है, उनकी सिग्नेचर वाली एक एप्लीकेशन अटैच कर रहा हूं या कर रही हूं। अब यहाँ पे एक देखिए ये पैटर्न, आपना सहकारनी अपेक्षा साथ है, कोमा। क्या करना है? आपका जो पैराग्राफ लास्ट वाला कंप्लीट होता है, उसके तुरंत नीचे लेफ्ट हैंड साइड से वो जो हाशिया है उसको टच करके ये सेंटेंस लिखना है। अपना सहकारनी अपेक्षा साथ है, क्या किया है? कोमा किया है, वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, आपनो विश्वासु अब यहाँ पे फिर आएगा बीडाण। बीडाण माने हम एनक्लोज जो करते हैं वो। क्या ध्यान में रखना है? बीडाण में ब है वो ह्रस्व आएगा, दीर्घ नहीं आएगा, बीडाण। ठीक है, आवेदन पत्र, ये हो गया आपके लेटर का फॉर्मेट। सर अब क्या करना है आप बताइए। एक बार समराइज कर देंगे जरा एक बार इसकी जो बातें हैं, जी, क्या मस्ट है और क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है, ताकि थोड़ा सा नोट्स बना लें।
जी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था, ध्यान में क्या रखना है, ये पूरा सीधा ही आना चाहिए, वो जिगजैग फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मल लेटर में ये प्रति, फॉर्मल लेटर हो और आप प्रति लिखना भूल गए तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जा सकती है। प्रति लिखना है, प्रति के बाद कोमा करना भूलना नहीं है, ये खास ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो प्रति के बाद क्या करेंगे, जो भी पोस्ट है वो पोस्ट लिखेंगे, और पोस्ट के बाद जैसे ये पोस्ट हो गई, उसके बाद वो कहाँ से वो है और किनको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट के लिए मैं एक और बात बताऊं सबको, ये सब्जेक्ट आपने लिखा, अब मान लो कि हम सब्जेक्ट यहाँ से ऐसे ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि एक लाइन में हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम दूसरी लाइन में जाएंगे। तो दूसरी लाइन में सपोज यहाँ से लिखते हैं, तो वो गलत नहीं होगा लैंग्वेज के हिसाब से, बट ये प्रेजेंटेशन के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट में हमें ये ध्यान में रखना है कि नीचे वाला भी यहाँ से ही शुरू करना है, ये आप खास ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जैसे अभी यहाँ पे मैं देखती हूँ कुछ एक एस्पिरेंट ऐसे, इवन गुजराती मीडियम वाले भी क्या कॉमन एक मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमें थोड़ी जगह छोड़नी है, आप ध्यान में रखो, तो वो जगह नहीं छोड़ते हैं। कुछ एक ऐसे है कि एकदम लेफ्ट साइड स्टार्ट कर देते, वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, कुछ एक एस्पिरेंट ऐसी गलती करते हैं कि जैसे मान लो कि एक पैटर्न बना लेते हैं अपने दिमाग में, जैसे ये लिखा प्रति, फिर सचिव श्री, फिर समाज कल्याण विभाग, फिर लिखा गुजरात सरकार। अब एस्पिरेंट क्या करते हैं, एस्पिरेंट यहाँ पे ये कर रहे हैं, क्या हुआ, एस्पिरेंट यहाँ पे ये कर रहे हैं कि मान लो कि हमें सब्जेक्ट लिखना है विषय, तो ऐसा मान रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, ये वाली, समाज कल्याण विभाग, उसके बाद कोमा। तो क्या करते हैं, ऐसे यहाँ से निकाल के ऐसे लगते हैं विषय। अब देखो, आप यहाँ से विषय लिखना शुरू करोगे तो आपकी 4 या 5 लाइन तो विषय में ही चली जाएगी, वो नहीं करना है। आप थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ो और यहाँ पे लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है गुजराती लैंग्वेज के लिए कि आपको ऐसे ही मार्जिन सेट करना है। और एक और बात है कि सब्जेक्ट बहुत लंबा नहीं होता है, आप अभी इतना लिखोगे तो ये तो पैराग्राफ जितना आपका सब्जेक्ट हो गया। मैं तो ये आग्रह रखती हूँ कि आप सब्जेक्ट एक ही लाइन में कंप्लीट कर दो, अगर पॉसिबल हो तो हमें एक ही लाइन में अपना सब्जेक्ट बताना है। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफिस में जो फाइल आती है
वहां का सब्जेक्ट जो लिखा जाता है वो एक ही लाइन में लिखा जाता है। ठीक है, तो वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी एक और बात ध्यान में रखनी है आपको। जैसे हमने हमने मान लो कि सब्जेक्ट पूरा जो है अपना लिखा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते अगर लास्ट वर्ड है ना, वो ऐसा लिखना है बाबत। क्या कैसे सेंटेंस बनेगा, मैं बनाती हूँ। कचरो उठावनारी गाड़ी, कचरो उठावनारी गाड़ीनी फरियाद बाबत। अब एक और चीज ध्यान में रखनी, बाबत के बाद मुझे कोई चिन्ह नहीं करना है, फुल स्टॉप कुछ नहीं लगाना है। वो आपको वहां पे क्या बोलते हैं, वो हमें कोई चिन्ह नहीं लगाना है वहां पे। चिन्ह इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि जब मैं यहाँ पे आदरणीय साहेब कोमा करके पैराग्राफ लिखूंगी ना, उपरोक्त विषय अन्वय। अब इस सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए आप। मैं ऊपर दिए गए सब्जेक्ट के रेफरेंस से आपसे बात कर रही हूँ, तो रेफरेंस वहां पे दिया गया है, दैट मीन्स वो बात आधी है। यहाँ पे आपने वो बात आधी छोड़ी है, उसका कंप्लीटेशन आप यहाँ पे कर रहे हो, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वहां पे हमें कोई चिन्ह नहीं करने हैं, खास करके फुल स्टॉप नहीं लगाना है। और प्रयत्न क्या करना है कि लास्ट वर्ड जो है ना वो आपका बाबत आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है लेटर में। फिर से मैं बोलूंगी, मैं हर एक बार बहुत बार बोलती हूँ सब एस्पिरेंट को, सब बैच में, कि फॉर्मल लेटर में प्रति और सब्जेक्ट आना ही चाहिए, वो कंपलसरी है। फर्स्ट जो पैरा होगा उसमें आप जिस क्या बोलते हैं कि जिस सब्जेक्ट के साथ आप अपना लेटर लिख रहे हो वो सब्जेक्ट मेंशन करो कि भाई मैं इस सब्जेक्ट के लिए आपको लेटर लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। ठीक है, ये भी है कि यहाँ पे ये आप मेंशन करो कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ध्यान में क्या रखना है, आपकी ओरिजिनल कोई आपकी आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप एक क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा एरिया जो हम बोल सकते हैं कि वास्तव में आर्टिफिशियल जो एरिया है उसका कोई नाम लिख सकते हो आप। ध्यान में आप रखना, आपके पूरे पेपर में कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज न हो जिससे पता चले कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो। यहाँ पे एक एस्पिरेंट को ऐसा हुआ था, जो वो रफ वर्क लिखते हैं वहां पे उन्होंने अपना पूरा नाम गलती से लिख दिया था विद सरनेम। फिर वो उनको बहुत डर लगा था, मुझे बोला कि मैंने नाम लिख दिया है, सरनेम तो लिखी भी है और नाम भी लिख दिया है। ठीक है, ये तो अच्छा हुआ कि उनका वो पेपर चेक हुआ, वरना यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी आइडेंटिटी कहीं से भी किसी भी तरह से रिवील हुई तो जीपीएससी के पास है राइट्स है कि वो आपको आपका पेपर नहीं चेक करेगा। तो हम कोर्ट में भी जाके वो पेपर चेक नहीं करवा सकते, सब्जेक्टिव बात हो जाएगी ये पूरी। ठीक है, तो फर्स्ट पेरा में आपको ये देखना है, आपको ये लिखना है कि आप किस चीज के लिए पेरा लिख रहे हो। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, देखिए मैं एक बात बोलूं, फर्स्ट और लास्ट पेरा है ना वो सबके मोटे तौर पे कॉमन जाएंगे। आपके अंदर उनको ऑफिसर आपके मिडिल पेरा से फील होगा। ठीक है, आपके अंदर ये सब्जेक्ट और ये जो क्वेश्चन है उसकी डेप्थ उनको मिडिल पेरा से फील होगी। तो मिडिल पेरा में आप ऐसे कुछ कंटेंट डालिए जिससे उनको लगे कि हाँ, इनके पास यही जो क्वेश्चन जो 7,000 6,000 एस्पिरेंट ने लिखा है, बट यस
इनके पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। तो मिडल पैरा में आपके पास सब्जेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। उसके लिए आप फैक्ट, अब फैक्ट के लिए कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि मैम हमें एक्चुअल और रियल जो क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं नंबर्स और वो सब याद नहीं होते, तो उसके लिए मैं बोलती हूँ कि अगर मान लो कि आपको रियल नंबर याद नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो लगभग, આશરે, है ना। लगभग 500 વ્યક્તિઓનું તમે કામ કર્યું છે, આશરે 500 વ્યક્તિઓનું તમે કામ કર્યું છે। तो उससे क्या होगा कि आपको एक छुट्टी मिल जाएगी कि आपने एक्चुअल और एग्जैक्ट जो फैक्ट्स है वो नहीं डाले हैं, ठीक है। कोटेशन, देखिए मैं एक बात बोलूं, कोटेशन जो है वो बहुत रंग ला रहे हैं। कुछ एक कोटेशन में अभी बोल देती हूँ, आप हो सके तो लिख लो, वो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर में काम आएंगे, ठीक है ना। सिद्धि तेने जय वरे, मैं बोल रही हूँ, आप सब लिख लेना। सिद्धि तेने, सिद्धि तेने जय वरे, जे पर सेवे नहाय, नहाय में नोड़ दो, सिद्धि तेने जय वरे, कोमा, जे पर सेवे नहाय। दूसरी एक सेंटेंस, दूसरा एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, मैं अडग मनन, हाँ। स्क्रीन पे लिखेगा तो शायद हम लिख पाएंगे, नॉर्मल कैंडिडेट तो सर नहीं लिख पाएगा मैम। क्या होगा? स्क्रीन पे आप लिखते हुए दिख नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं लिख दूँ? हाँ लिख दीजिए मैम, हेल्प हो जी जी जाएगी। जी। सिद्धि तेने जय वरे, जे पर सेवे, ये इन्वर्टेड कोमा करना है। अड़ग मनना मुसाफरनी હિમાલય પણ નડતો નથી। પરિશ્રમ એ જ પારસમણી છે। एक मैं काव्य पंक्ति देती हूँ, नेचर के लिए आप कहीं पे भी लिख सकते हो। विसारे जग विस्तारे, નથી एक ज मानवी, पशु छे पंखी छे, पुष्पो छे वनोनी वनस्पति। ये उमाशंकर जोशी जो गुजराती के पोएट है उनकी एक रचना की पंक्ति है। विसारे जग विस्तारे, નથી એક જ માનવી, પશુ છે पंखी છે पुष्पो छे वनोनी वनस्पति। तो ये कुछ एक जो है कोटेशन, आप अपने जो ये मिडल फेरा है, ठीक है, वहां पे लिख सकते हो। फिर बंधारण में तो हम प्रस्तावना तो कहीं पे भी लिख सकते हैं, है ना। भारतीय बंधारण प्रस्तावनाમાં જણાવ્યા મુજબ एसडीजी जो है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यांक गुजराती में बोलते हैं हिंदी की तरह ही, नंबर आटलाમાં આ વસ્તુ કહેવામાં આવી છે, ठीक है। और योजना, और लास्ट जो पेरा है, ठीक है, वहां पे ये मैंने पूरा मोटे तौर पे पेरा ही लिख दिया है। और ये चीज है, मैं यहाँ
इस सेंटेंस को मैं बहुत मानती हूँ। आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो और कोऑपरेट करने के लिए बोल रहे हो। आपना सहकारनी अपेक्षा साथे। हम कहीं पे भी रूड नहीं है, रूडनेस नहीं रखनी है, ठीक है। फिर आपनो विश्वास। अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है? विश्वास में देखिए, यहाँ पे मैंने अनुस्वार नहीं किया है, अनुस्वार नहीं आएगा, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कोमा आएगा, किया है, वो भी आप ध्यान में रखना। और एक चीज है, उसके बाद नीचे है अब क, और यहाँ पे हो गया आवेदन पत्र, ठीक है। ये हो गया आपका गुजराती का लेटर। कहीं किसी को कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। जी मैम, थैंक यू। अभी जो भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि टाइम भी हो चला है, 9 बज गए हैं, तो फट फट से अपना कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट का टाइम है हमारे पास, बिकॉज 9 o'clock दूसरी मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम का क्रंच है। अभी भी मैम है यहाँ पर, अगर कोई पूछना चाहता है तो। मैम, आइडियल स्कोर क्या रहेगा इसमें, मतलब एक पत्र में हम कितना स्कोर कर सकते हैं? एक कैंडिडेट ने पूछा था। हाँ, वो अगर अच्छी तरह से हम कर लेते हैं ना, हम्म। तो हम मोटे तौर पे अच्छी तरह से अगर हम कर लेते हैं तो, जैसे अगर मान लो कि 50% मार्क्स आ गए हम्म। तो अच्छा माना जाएगा। ओके। और जैसे मुझे एक लेटर में जीपीएससी ने 10 में से 7.5 मार्क्स दिए थे। हमारे हम्म। यहाँ पे एक एस्पिरेंट है, उनको 7 मार्क्स मिले थे। तो जो मुझे 7, 7.5 मिले या उनको 7 मिले ना, वही टेक्निक मैंने आपको बताई है, वो कोटेशन वाली और वो सब। मगर अगर 50% आ जाता है तो वो अच्छा रहेगा। फिर अगर आप फॉर्मेट से करेक्ट करोगे तो देखिए, फॉर्मेट के इतने कोई मार्क्स नहीं है। मैंने ऐसे काफी लेटर देखे हैं जिसमें 10 में से 1.5 मार्क्स मिला है। इसका ओके। मतलब क्या हुआ कि 2 पेज लिखने के बाद भी 1.5 ही मार्क मिला है। तो फॉर्मेट के साथ साथ कंटेंट और लैंग्वेज, इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी मैम, ठीक है। सो अभी तो मैम आई थिंक कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, बाकी ग्रुप में डालेंगे तो आई विल कन्वे टू यू। और आइडियल स्ट्रेटेजी ये है कि आप सिर्फ ग्रामर पे, क्या बोलते हैं कि रिलाई करके पूरा ये पेपर के लिए एक जोल नहीं कर पाओगे। ग्रामर है वो लिखने के बाद आपके पास 2.5 घंटा है, तो हमें वो 2.5 घंटा पूरा यूटिलाइज करना है और मैक्सिमम डिस्क्रिप्टिव लिखना है। आप वो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, विचार विस्तार, वो छोड़ दो, क्योंकि वो अगर शब्द के कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में है तो वहां पे कंफर्म वो काम करना प्रॉब्लम वाली बात है। बाकी सारे क्वेश्चन जो खास करके फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है वो पहले लिखो। ऐसा हो तो ऐसे बाद में लिखो, क्योंकि ऐसे 40 मार्क्स का है और उसमें अगर 3, 3.5 पेज में गलतियां हुई तो फिर वो एक दिमाग में बन जाएगा। तो फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आप अटेंड कर ही लो। 2 क्वेश्चन तो ट्रांसलेशन के हैं। जैसे बीच में सर से मेरी बात हुई थी, तो आप बीच में 2 पैराग्राफ ट्रांसलेशन के करोगे ना, तो वहां पे 40% मार्क्स जो है ट्रांसलेशन के 2 क्वेश्चन में, वहां से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओगे। जी मैम, ये अल्फाबेट वाला उनका जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं समझ में है, दिखा नहीं है। अल्फाबेट देख के पहचान जाएंगे कि नॉन गुजराती है। वो अल्फाबेट देख के नहीं पता पहचानेंगे, नो और नू के उससे से पता चल जाएगा। अब हम जब नेक्स्ट सेशन रखेंगे ना, तो शुरू के 10 मिनट वो नो और नू वाले में काम करेंगे। जिससे क्या होगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप गुजराती नहीं हो। मैं वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वाली जो बात है ना, वो शुरू के 10 मिनट में आपको समझा दूंगी। बॉक्स वॉक्स कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल वे में आप लिखो। सो आई थिंक मैम, हाँ, अभी और हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है एक्चुअली सर। शेड्यूल कर रखे हैं, तो मेरी मजबूरी है। जी जी सर। आपके जो भी सॉरी, बाकी जो एस्पिरेंट क्वेश्चंस हैं, आप जिस भी टेलीग्राम का पार्ट है आप वहाँ कर दें, आई विल एड्रेस यू। ठीक है। सो थैंक यू मैम, और नेक्स्ट सेशन हम जल्दी करेंगे अगली बार। और कोई अच्छा टॉपिक लेके आएंगे आप सभी को
काफी बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।